हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, आज की ये जो क्लास है ये यूपीएससी एग्जाम जीएस 2 का पार्ट है, या यूं कहें कि इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो आपको कहाँ कहाँ, ये जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले आपको कहाँ कहाँ रिलेवेंट होगा, कौन कौन से एग्जाम में होगा। तो सबसे पहले यूपीएससी मेंस एग्जाम की बात करें, जीएस 2 का पार्ट है, कहाँ देखने को मिलेगा, आईआर में देखने को मिलेगा। और बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल इश्यूज की जब हम बात करेंगे तो वहाँ ये देखने को मिलेगा। यूपीएससी एशिया में भी आ सकता है, जैसे कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे इंडिया इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, ऐसे कुछ टॉपिक आते हैं, इंडिया एंड इट्स रिलेशन विथ अदर नेशन। ऐसे कुछ जो टॉपिक्स आते हैं जिनके ऊपर एसे राइटिंग करने को आता है, वहां पर भी ये बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है। सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन में भी करंट अफेयर सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। डिफेंस और डिप्लोमेसी के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से बनते हैं। एसएससी एग्जाम की बात करें या स्टेट पीसीएस एग्जाम की बात करें तो ये किसका पार्ट है? जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट्स का पार्ट है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। वो सारी क्वेश्चंस जो बनते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर, कुछ समिट्स होती हैं, ये सब जो होते हैं वो सब यहाँ से बनते हैं। इंटरव्यू में भी कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फॉरेन पॉलिसी ओपिनियन कुछ होती है, कुछ फॉरेन पॉलिसीज हैं, उसमें एस्पिरेंट के या इंटरव्यूअर का क्या ओपिनियन होता है इंडो चाइना रिलेशनशिप के बारे में, G20, ऐसे कुछ जो करंट में चल रहे वो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जब हम बात करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसीज की तो और उसके ग्लोबल चैलेंजेस की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन देखा जाए कि ये एक्चुअली है क्या, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है क्या। कुछ अगर हम सिंपली शब्दों में समझना चाहें तो क्या है, जैसे आप रह रहे हैं, ये आपका इलाका है और यहाँ पे कोई आपका पड़ोसी है, यहाँ पे भी कोई आपका पड़ोसी है और यहाँ पे भी कोई आपका पड़ोसी है। तो आप अपने इंटरेस्ट, अपनी सोवेनिटी, अपने इंटरनल पीस और डेवलपमेंट को मेंटेन करते हुए इनके साथ जो रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं या जो भी प्रिंसिपल आपको गाइड करते हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए, वो सब किसके अंदर आते हैं? फॉरेन पॉलिसीज के अंदर आते हैं। तो मतलब आप अपने नेबरहुड के साथ में, आप अपने पास की कंट्री के साथ में, आप अपने पास के नेशन के साथ में कैसा रिलेशन रखते हैं, वो क्या है? वही है इंडियन, वही है फॉरेन पॉलिसी। और हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं? हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी रिफर्स टू द स्ट्रेटजीज एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड इंडियाज इंटरेक्शन विद द ग्लोबल कम्युनिटी इन ऑर्डर टू प्रमोट व्हाट, प्रमोट क्या प्रमोट करना है? अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करते हुए, अपनी सोवरेनिटी को इंश्योर करते हुए और अपने इंटरनल पीस और डेवलपमेंट को मेंटेन करते हुए इंडिया ग्लोबल कम्युनिटी या ग्लोबल कंट्रीज के साथ में जो भी इंटरेक्शन करता है वो क्या है? इंडियन फॉरेन पॉलिसीज है। क्या क्या कोर गोल्स होते हैं? तो सबसे पहला है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को स्टेब्लिश करना है, उसको मेंटेन करके रखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ग्लोबल पीस एंड कॉर्पोरेशन करना है, ताकि अलग अलग नेशंस के साथ में, दुनिया के सारे नेशंस के साथ में हमारा सहयोग अच्छा हो, हम उनके साथ में जो इंटरनेशनल पीस है वो मेंटेन कर पाए और साथ में ही इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है उसको बढ़ा पाए, उसको मजबूत कर पाए और अपने इन्फ्लुएंस को भी बढ़ा पाए। जैसा आप प्रेजेंट टाइम पर देख पा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ये आपने न्यूज में देखा होगा। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो सबसे पहले 1947 में, बिफोर 1947 में क्या था? ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश शासन था। तो इस समय भी इनकी कुछ फॉरेन पॉलिसीज थी, बट ये फॉरेन पॉलिसी इन द सेंस ये कॉलोनाइज करते थे लोगों को। और आफ्टर इंडिपेंडेंट जब हम आज़ाद हो गए तो 1947 से 1964 तक का जो एरा था उसको हम कहते हैं
नेहरूवियन एरा के नाम से। नेहरूवियन एरा क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नेहरू जी थे, और उन्हीं से इस एरा की शुरुआत हुई। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने तब उन्होंने जो अपना जोर दिया वो किस पे दिया? नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर था दो ब्लॉक्स के बीच में, दो ब्लॉक्स के बीच में वॉर। दो ब्लॉक्स के बीच में क्या था? एक यूएसए था और दूसरे साइड था यूएसएसआर। ये दो ब्लॉक्स थे, और दोनों ब्लॉक्स के तहत में सपोर्ट में कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के सपोर्ट में थी, कुछ कंट्री यूएसए के सपोर्ट में थी। बट नेहरू ने क्या एम्फेसिस किया? नेहरू ने शुरू किया नॉन अलाइंग मूवमेंट, या फिर कहते हैं नैम, कि हम किसी के सपोर्ट में नहीं रहेंगे। हम किस पे जोर देंगे? हम सोशलिज्म पे जोर देंगे और अपने डेवलपमेंट पे, इंटरनल डेवलपमेंट के ऊपर जोर देंगे। तो उन्होंने एम्फेसिस किस पे दिया? इन्होंने दिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऊपर, कोल्ड वॉर के टाइम पे। इन्होंने एडवोकेसी की, किसकी एडवोकेसी की? डिसआर्मामेंट की एंड डीकोलोनाइजेशन की। इन्होंने कॉलोनाइजेशन का विरोध किया। जो अफ्रीकन नेशन को कॉलोनाइज कर रहे थे अभी भी, जो यूरोपियन पावर, तो उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने फिर डिसआर्मामेंट की भी बात की कि आर्म्स क्या होते हैं। आर्म्स एक तरह का अफवाह फैलाते, एक तरह से डेंजर्स होते हैं। जिसके पास आर्म्स होते हैं वो खुद को बहुत पावरफुल समझते हैं और दूसरे को कॉलोनाइज करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने डिसआर्मामेंट का सपोर्ट किया और डीकोलोनाइजेशन का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइज विथ, इन्होंने किसके? अफ्रीका एशियन नेशन के साथ में। किसके साथ में? अफ्रीका और एशियन नेशन के बीच में स्ट्रॉन्ग टाइज हो पाए, इसके लिए इन्होंने क्या किया? जोर दिया। ठीक है। पोस्ट नेहरू फेज की बात करें 1964 से 1991 की बात करें, 1991 में क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन हुआ था। ठीक है। लिबरलाइजेशन किसके टाइम पे हुआ था? मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद रखिए मनमोहन सिंह थे। इन्होंने ही लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था, एलपीजी। ठीक है। तो पोस्ट नेहरू फेज में क्या हुआ? 1964 से 1991 तक। आप एरा याद रखें, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट एरा क्या पूछ लेते हैं, किस ईयर से किस ईयर तक था। शिफ्ट टूवर्ड प्रैग्मेटिज्म एंड रियल पॉलिटिक्स, मतलब अब इन्होंने इंटरनल डेवलपमेंट के साथ साथ में जो ग्लोबल लेवल पर चीजें चल रही थी उसमें भी खुद को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इंडो सोवियत ट्रीटी हुई 1971 की। न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया 1974 पोखरण टेस्ट हुआ, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1974 का जो पोखरण टेस्ट था वो किस नाम से जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। फिर इमर्जेंस ऑफ रीजनल एसर्टिवनेस, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ 1971 में। बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को ही क्या बना दिया गया? बांग्लादेश बना दिया गया, जिसमें इंडिया ने सपोर्ट किया था, याद रखिएगा। ठीक है। फिर पोस्ट लिबरलाइजेशन की एरा की बात करें तो अभी मैंने बताया 1991 में लिबरलाइज हो गया। हमारे पास फंडिंग की कमी हो गई थी, खुद को चालू करने के लिए हम पहले कैसे मार्केट लेके चल रहे थे? हम अपनी क्लोज इकोनॉमी लेके चल रहे थे, मतलब बाहर के देशों के साथ में हमारा इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन 1991 में कुछ ऐसे सिनारियो बने कि हमें लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा और हमारी मार्केट जो क्लोज थी वो अब ओपन हो गई। किसके लिए? ग्लोबल के लिए। और हम ग्लोबल के लिए क्या बने? हम ग्लोबल के लिए हमने प्रोवाइड किया क्या? एक मार्केट प्रोवाइड कराया। ठीक है। पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा कब है? 1991 से 2024 तक। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करते हैं हम, लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं। हमारे ईस्ट में जितने भी नेशन हैं हम उनकी तरफ देखने की बात करते हैं। लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसकी तरफ देखने की बात करते हैं और इनके साथ में अपने स्ट्रॉन्ग टाइज बनाने की विचारधारा प्रोड्यूस करते हैं। ग्रोइंग टाइज कैसे? यूएस के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में और एशियान के साथ में। न्यूक्लियर डील विथ यूएसए हमने साइन की 2008 में अंडर मनमोहन सिंह, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। पार्टिसिपेशन, अभी रिसेंट करंट इवेंट की बात करें, तो इसी डील के तहत स्मॉल स्केल रिएक्टर प्रोवाइड करेगा कौन? यूएसए प्रोवाइड करेगा। किसको? इंडिया को प्रोवाइड करेगा, ताकि वो न्यूक्लियर एनर्जी में खुद को क्या कर सके? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। कैसे एरियाज के लिए?
ऐसे एरियाज के लिए जहां पे ग्रिड कनेक्शन की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये एक ग्लोबल करंट का टॉपिक है, याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा। पार्टिसिपेशन इन G20, ब्रिक्स और एप्सा, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे अगले लेक्चर में, बट अभी हम शॉर्ट में देख रहे हैं, तो सिर्फ देख रहे क्या क्या हो रहा था। कंटेम्प्रेरी फेस की बात करें 2014 से लेके प्रेजेंट तक, या यूं कहें ये कौन सा एरा है, ये है मोदियन एरा। ठीक है, तो इस एरा में क्या हो रहा है वो देखते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हम पहले लेके आए थे उसको हमने प्रमोट किया ऑन अ ग्रेट लेवल। ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेके आए कि हमारे नेबर में जो हैं वो हमारे लिए सबसे पहले हैं। कौन कौन हमारे नेबर में है, जैसे नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, उसके बाद में हो गया भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, मणिपुर हो, सॉरी माफ कीजिएगा, फिर उस कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया। तो इन सबसे, इनको सबसे, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गए, इनकी तरफ हम पहले चीजों को अपने हम सबसे पहले इनका सपोर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम कहीं और जाएंगे। स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद क्वाड, क्वाड के साथ में हमने स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, ब्रिक्स है, G20 है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया हमने। ठीक है, G20 सबमिट ऑर्गेनाइज किया था। शिफ्ट फॉर नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, उन्होंने क्या कहा, जो नैम पॉलिसी नेहरूवन एरा में इंट्रोड्यूस हुई थी उसके मतलब किसी एक को ना सपोर्ट करके हम क्या करेंगे, मल्टी अलाइनमेंट बनाएंगे। हम बहुत सारे देशों के साथ में, बहुत सारी कंट्रीज के साथ में क्या करेंगे, अपने रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, मल्टी अलाइनमेंट बनाएंगे। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अपने को बना के रखना है। अपने को किसी के भी साथ में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, बट ध्यान देना है कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है और हमारी सॉवरेनिटी है उसमें किसी भी तरह का नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल बॉर्डर्स, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा नहीं। जैसे आपने देखा हमारे साथ, हमें चाइना के साथ डिस्प्यूट है इंडिया का LAC को लेके, फिर पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है LOC को लेके, ठीक है, या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेके, POK बॉर्डर्स को लेके, तो फिर उसके साथ में श्रीलंका के साथ में भी डिस्प्यूट देखने को मिलता है, मालदीव्स के साथ में डिस्प्यूट देखने को मिलता है। इन वाटर बॉडीज, वाटर्स में या फिर लैंड्स में कहीं पे भी हम अपने नेशनल बॉर्डर्स को लेके किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहनी चाहिए। क्या है, इंडिया अवॉइड्स बिकमिंग अ पॉन इन पावर ब्लॉक्स, इंडिया क्या करता है, हमेशा करता है कि USA और चाइना और रसिया के बीच में उलझ कर ना रह जाए। मतलब ये जो पावर ब्लॉक्स हैं इनके बीच में उलझने से दूर रहता है और खुद एक पावरफुल नेशन बनने की और क्या करता है, प्रोग्रेस करता है, खुद एक पावरफुल नेशन बनने का ध्यान देता है। नॉन अलाइनमेंट, ओरिजिनली न्यूट्रल इन कोल्ड वॉर, नाउ मल्टी अलाइंड। अभी हमने देखा 2014 से प्रेजेंट सिनारियो जो है, हम अलग अलग देशों के साथ में मल्टी अलाइनमेंट साइन कर रहे हैं, देख रहे हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करता है, मतलब शांति से रहने की बात करता है, जिसमें पंचशील प्रिंसिपल विद चाइना 1954 में आया था, वो याद रखिएगा। ठीक है, एंटी कॉलोनियलिज्म एंड रेशियल इक्वालिटी की बात करता है, मतलब आप किसी भी रेस के हों, ब्लैक हों, वाइट्स हों, वो क्या करता है, आप हमेशा हमारे लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हम कॉलोनाइज स्टेब्लिश करने से दूर है। एंटी कॉलोनाइज की बात करते हैं। सपोर्ट फॉर अफ्रीकन नेशन एंड पैलेस्तीन का ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। डायस्पोरा एंगेजमेंट की बात करते हैं, तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस, आप कमेंट करके बताइए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, और किस लिए मनाया जाता है, कब और क्यों मनाया जाता है। वंदे भारत मिशन, फिर और है, जैसे कहेंगे कि ग्लोबल लेवल पे बात करें तो फिर पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, या यूँ कहें फिर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे डायस्पोरा एंगेजमेंट की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन विद ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज क्या है, देखिए हमारा पहला है नेबरहुड फर्स्ट। हम हमेशा किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज की। नेबरहुड पॉलिसी, फर्स्ट पॉलिसी का मतलब होता है कि हमारे पास ये इंडिया है और इनके आसपास, जैसे यहाँ बांग्लादेश है, ये अगर मैं ऐसे बना लूँ मैप, तो ये बांग्लादेश है, ये वाला पूरा बॉर्डर म्यांमार है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयरिंग होती है, श्रीलंका है, मालदीव्स हैं। तो ये जो हमारे नेबरहुड हैं इनको हम सबसे पहले सपोर्ट करेंगे और इनके साथ अच्छे से रिलेशन क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करने की कोशिश
करेंगे। ठीक है, जैसे हमने सार्क बनाया साउथ एशियन नेशन के लिए, फिर बिम्स्टेक का पार्ट है, BBIN प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। ह्यूमैनिटेरियन एड टू श्रीलंका को हमने बहुत सारी प्रोवाइड की, नेपाल को किया, मालदीव्स को किया हमने। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि ये इंडिया है और यहाँ पे है इंडियन ओशियन, ये पूरा इंडियन ओशियन, ये BOB बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरबियन सी है, और यहाँ पे है इस अपने ऊपर यहाँ पे है चाइना। तो चाइना क्या करता है, हमारे जो लुक ईस्ट की पॉलिसी है, लुक ईस्ट वाली, और हमारी नेबरहुड की जो फर्स्ट पॉलिसी है, इनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा के पहले किस में ले आता है, डेट में ले आता है, और उसके बाद में इनके पोर्ट्स को क्या करता है, इनके पोर्ट्स को कैप्चर कर लेता है, और खुद के इन्फ्लुएंस को मार्केट में, खुद के इन्फ्लुएंस को ट्रेड में हमेशा पावरफुल करने की कोशिश करता है। ठीक है, और आर्मी स्टेब्लिशमेंट कर देता है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है वो हमारे लिए, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, जैसे अभी श्रीलंका में पहले जो गवर्नमेंट थी वो हमें सपोर्ट करती थी, बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गई। मालदीव्स में जो पहले गवर्नमेंट थी वो हमें सपोर्ट करती थी, बाद में एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ गई, मतलब वो चाइना को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसी तरह की जो इंस्टेबिलिटी है हमारे लिए क्या है, चैलेंजेस हैं। एक्ट ईस्ट एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की बात करें तो फोकस ऑन एशियन, हमारा फोकस किसके ऊपर है, एशियान में। जापान के साथ रिलेशनशिप, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने क्वाड बना के रखा है। तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक का मतलब इंडिया और पैसिफिक के बीच में जितने नेशन आते हैं, क्वाड, इंडो एशिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड का तो कई बार पूछा था, क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो ये याद रखिएगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करते हैं। वेस्ट एशिया पॉलिसी क्या है, बैलेंस टाई बनाना है हमें, किसके साथ में, ईरान के साथ में, इसराइल के साथ में, सऊदी अरबिया के साथ में, और एनर्जी सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करना है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं, ये कौन सी कंट्रीज हैं, ये क्रूड ऑयल्स कंट्रीज हैं। यहाँ से क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है जो एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ पर, कहाँ पर, इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज में। तो जिससे हमारी क्या डिमांड पूरी होती है, एनर्जी की डिमांड पूरी होती है। तो एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन द गल्फ, गल्फ नेशन जहाँ है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, वहाँ पर डायस्पोरा बहुत है। डायस्पोरा का मतलब हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्कर्स वहाँ क्या गए हैं, वर्कर के हैं या एम्प्लॉयज़ के हैं, वहाँ काम करने गए हैं, जो वहाँ के इनकम को कहाँ भेजते हैं, इंडिया भेजते हैं, वहाँ कमा के पैसे कहाँ भेजते हैं, इंडिया में भेजते हैं। इसीलिए इन्हें इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करें, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कैसे स्टेब्लिश करते हैं हम, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, जैसे FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन हमारा चल रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ में और UK के साथ में। एनर्जी डिप्लोमेसी की बात करें, जैसे ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, ईरान। फिर उसके बाद में सपोर्ट फॉर WTO रिफॉर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में है, जो रिफॉर्म्स करने की बात करते हैं, ताकि टैरिफ वगैरह कम अलग अलग कंट्रीज लगा देती है। जैसे अभी USA में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिया था, टैरिफ हाइक कर दिया था, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स जो भी थे वो यूरोपियन, माफ़ कीजिएगा, USA मार्केट में क्या हो गए, कॉस्टली हो गए थे। तो इस तरह से टैरिफ कोई भी कंट्री ना एकदम हाइक कर दे, इस सारी चीज़ के और लिए जो रिफॉर्म होना चाहिए उसको सपोर्ट कौन करता है, इंडिया सपोर्ट करता है। कहाँ पे, WTO के अंदर। न्यूक्लियर पॉलिसीज़ की बात करें तो इंडिया कहता है भले ही हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, अभी हमने देखा था 1974 में क्या हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद में 1995 में भी हमने टेस्ट किया था पोखरण में। ठीक है, तो हमारे पास, उसके बाद हमारे पास, हमने अभी न्यूक्लियर पावर रखने वाले कंट्रीज बन गए थे। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब जिसको बोलते हैं, तो वो हमारे पास भले है, बट हम न्यूक्लियर का सबसे पहला फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, बट अगर किसी ने किया तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को हम फॉलो करते हैं। NSG मेंबरशिप बिड्स हमारे पास हैं। ठीक है, न्यूक्लियर डील्स विथ USA, फ्रांस और रसिया। अभी हमने देखा, अभी मैंने बताया आपको, स्मॉल स्केल रिएक्टर दिया है USA ने, किसको, इंडिया को, टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर हिली रीजन्स, और ऐसे रीजन्स जहां पर इजीली ग्रिड कनेक्शन को पहुंचाया नहीं जा सकता है। क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि उनको आप कंपनी में मैन्युफैक्चर एक जगह पे मैन्युफैक्चर कर ले और उसके बाद अब उसको इजीली वहां पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी क्या है, इंडिया रोल इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन क्या है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन मतलब यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, आईएसए तो खुद ही मेंबर इंडिया ने खुद ही स्टेब्लिश किया है, G20 है, एससीओ है। तो यहाँ पे इंडिया का क्या रोल है वो देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इंडिया हमेशा अपनी आवाज उठाए किसके लिए, रिफॉर्म करने के लिए, और हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की डिमांड करता है कौन, इंडिया डिमांड करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डेवलपिंग नेशंस की एडवोकेसी करता है कि जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं उनको क्या मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, उनके ऊपर टैरिफ टैक्सेशन कम होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्लाइमेट लीडरशिप की बात कर किसने की है, इंडिया ने। ये किसका है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो ये ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में क्या करता है, ये कौन सी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ये सन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, जिससे क्या होगा, सोलर अलायंस बना, और इसी तरह से उन्होंने सोलर अलायंस बनाया था। ब्रिक्स साउथ साउथ कॉपरेशन की बात करते हैं, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ काउंटर टेररिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी की बात करता है। G20 होस्टिंग ऑफ G20 समिट 23rd बूस्टेड इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग्स, इंडिया के ग्लोबल स्टैंडिंग को क्या कर दिया उसने, बूस्ट कर दिया। मेजर ग्लोबल चैलेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर क्या है, क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, ये तो हमने देख लिया, एक्ट इज नेबरहुड फर्स्ट, नो फर्स्ट यूज, ये सारी जो पॉलिसीज है इनके इनके ऊपर ग्लोबल चैलेंजेस क्या क्या है। तो पहला क्या है, जियो पॉलिटिक्स टेंशन। जियो पॉलिटिक्स टेंशन क्या है, देखिए जियो पॉलिटिक्स टेंशन में क्या है कि चाइनास एसर्टिवनेस, जैसे एलएसी पे ये जो इंडिया का भाग है, ये जो इंडिया का पॉइंट है, यहाँ पे कौन है, यहाँ बोलता है ये चाइना बोलता है ये मेरा पार्ट है, ये किसका पार्ट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पे हमेशा चाइना और इंडिया के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया खुद के इन्फ्लुएंस को एस्टेब्लिश करना चाहता है, और दूसरी ओर चाइना फाइनेंशियल सपोर्ट देके नेशन को डेट डिक्लेयर करके अपने इन्फ्लुएंस को, अपने पावर को क्या कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है, बढ़ा रहा है। रसिया यूक्रेन वॉर जो प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा टेंशन का रीजन है, क्योंकि इससे ट्रेड में क्या हुई, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, इंप्लीकेशन ऑफ एनर्जी इंपोर्ट्स और डिफेंस टाइम में प्रॉब्लम देखने को मिली। यूएसए चाइना रेवली एंड इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट, इंडिया क्या करता है, हमेशा करता है, इंडिया चाहता है कि कभी भी दो नेशन के बीच में फाइट हो रही हो, मान लीजिए यूएसए और चाइना के बीच में फाइट हो रहा हो, तो इंडिया हमेशा ना तो इसका सपोर्ट करता है ना तो हमेशा इसका सपोर्ट करता है, वो क्या रहने की कोशिश करता है, वो बैलेंस रहने की कोशिश करता है, जिससे उसका कॉपरेशन सबके साथ अच्छे से बना रहे और वो खुद इकोनॉमिकली डेवलप हो पाए। टेररिज्म रेडिकलिज्म की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमेशा देखने को मिलता है, स्पेशली फ्रॉम द पाकिस्तान साइड्स। ग्लोबल इफेक्ट लाइक FATF यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, तो ये सारे हैं। इंडियाज प्रपोजल फॉर कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, इंडिया क्या कहता है कि टेररिज्म को कंप्लीटली खत्म करने के लिए हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इंडिया कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट क्या है, आप पेरिस एग्रीमेंट क्या है, और इंडिया ने क्या कमिट किया है और कितने गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा बाय रिन्यूएबल सोर्सेस, वो आप कमेंट करके बताइए। नेट जीरो बाय 2070, तो ये भी एक प्लेस है इंडिया का, कहाँ पे, COP26 में। बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो डिजिटल डिप्लोमेसी एंड डाटा गवर्नेंस की बात करता है कौन, इंडिया। सेमीकंडक्टर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर यूनिट बना रहा है, कहाँ पे, गुजरात में, कैंडला में। तो ये सब 5G को प्रमोट कर रहा है, 6G को प्रमोट करता है, AI गवर्नेंस की बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। अभी अभी एक समिट हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें मोदी जी गए थे। साइबर अटैक्स एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन विद पार्टनर्स की बात करता है, पार्टनर्स के साथ में साइबर अटैक्स और डिफेंस कॉर्पोरेशन को मजबूत करने की बात करता है, अपने नेशंस के आसपास के नेशंस के साथ में और खुद भी। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, ग्लोबल इन्फ्लेशन। आप देखिए जैसे यूएसए ने टैरिफ इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही इंडिया का मार्केट क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। जब मार्केट कोलैप्स होता है तो लोग अपने पैसे को निकालने लगते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है,
रिसेशन आने का डर हो जाता है, मंदी आने का डर हो जाता है। कई बार क्या होता है, लोगों के हाथ में मनी ज्यादा आ जाती है सब, तो मनी सप्लाई से क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का कम कपड़ा खतरा भी हो जाता है। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन और रिसेशंस का फियर हमेशा रहता है। रेजिलियंट सप्लाई चेन्स एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम चाइना, सिर्फ हमें क्या करना है, चाइना के लिए मार्केट बन के नहीं रहना है। इंडिया नहीं चाहता कि वो चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और टॉयज के लिए क्या हो, मार्केट बन रह जाए। चाइना ये इंडिया ये चाहता है कि वो अपनी डिपेंडेंसी इन चीज़ों में चाइना से हटाकर किसके उसके दूसरे नेशंस की ओर शिफ्ट हो करे। हेल्थ क्राइसिस की बात करें तो भी कोविड आया था, कोविड एरा जो शुरू हुआ था उसमें वैक्सीन डिप्लोमेसी की, कोवैक्स और वैक्सीन मैत्री सपोर्ट दिया गया। अपने लुक ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत स्ट्रेंथनिंग हेल्थ डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो डिपेंडेंस ऑन ऑयल्स एंड गैस इंपोर्ट में हमेशा ये गल्फ नेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी करंट अफेयर का न्यूज़ था कि यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या मिला है, क्रूड ऑयल का भंडार मिला है। आप बताएं कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है। ठीक है, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, और इसी को मतलब हमें रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए, इसलिए क्या बनाया था इसने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स एंड ऑयल इंपोर्ट को भी डाइवर्सिफाई करता है। डाइवर्सिफाई का मतलब कि मैं सिर्फ ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रसिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करूंगा। ये क्या करता है, एक बैलेंस बना के रखता है और डाइवर्सिफाई रखता है हमेशा अपने इंपोर्ट को। की केस स्टडीज और कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो वैक्सीन डिप्लोमेसी की जब हम बात करते हैं तो 100+ नेशन रिसीव इंडियन वैक्सीन। ठीक है, कोवैक्स और कोवैक्सीन जो है, वैक्सीन मित्रा जो है वो हमने अपने नेबरहुड को 100+ यूरोपियन यूनियन को दिया, यूएसए को दिया, बहुत सारे नेशंस को हमने प्रोवाइड किया। इंडो पैसिफिक स्टडीज की बात करते हैं, हमने क्वाड बनाया है, नेवल एक्सरसाइज करते हैं मालाबार। इकोनॉमिक, हाँ क्वाड किसके बीच में अभी हमने ऊपर देख लिया, फिर भी आप कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करते हैं, फ्री ट्रेड के टॉक्स चल रहे हैं हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ में, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में और शेपा के साथ में। क्लाइमेट लीडरशिप क्या है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, लाइफ मिशन बनाया हमने, COP26 में नेट जीरो की बात की है अभी हमने। टेररिज्म को दूर करने के लिए हम बालाकोट स्ट्राइक किया हमने, FATF एक्शन ऑन पाकिस्तान किया है। डायस्पोरा एंगेजमेंट की बात करें तो इवैक्यूएशन फ्रॉम यूक्रेन वॉर जब हुआ तो हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था, वहां से अपने लोगों को लाने के लिए। और सूडान में हमने क्या चलाया था, ऑपरेशन कावेरी। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो हमने इवैक्यूएशन के लिए चलाए हैं, तो आप और भी देख सकते हैं अलग अलग सोर्सेज से, फ्रॉम गूगल से। और यहाँ पे इनके नाम याद रखिए, ऑपरेशन गंगा कहाँ के लिए चला गया था, यूक्रेन के लिए चला गया था। ऑपरेशन कावेरी कहाँ के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान के लिए। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है आगे के समय में, तो इंडिया जिस तरह से अभी ग्लोबल पोजीशन पर है, अगर ऐसा ही रहा तो वो क्या हो जाएगा, लीडिंग मेंबर हो जाएगा, कहाँ पे, ग्लोबल साउथ में। इनहेंसिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट, इंडिया क्या कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की वजह से वो सेल्फ रिलायंस बनने की, और सेल्फ रिलायंस क्या है, या खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है आर्म्स की, डिफेंस आइटम्स की। प्लेइंग मेडिएटर इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, गेनिंग लेवरेज इन टेक एंड एआई गवर्नेंस, एआई में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इंडिया क्या है, पावरफुल नेशन है। और यूजिंग डायफोरा एज स्ट्रेटेजिक एसेट, एसेट क्या है, क्योंकि यहाँ से क्या मिलता है, मनी मिलता है किसको, इंडिया को। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूड करने की बात करें तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज मैच्योर फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म। आइडियलिज्म की बात करें 1947 से पहले या यहाँ से लेके प्रेजेंट सिनारियो में हमने उस समय जो चीजें देखी थी, आइडियलाइज की थी, वो अब क्या हो रही है, रियलाइज मतलब रियलिटी में कन्वर्ट होती जा रही है। नाउ एम्फेसाइजिंग मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड ग्लोबल लीडरशिप इन एन अनसर्टन वर्ल्ड। अनसर्टन वर्ल्ड का मतलब आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह वॉर चल रहे हैं, कभी भी हेल्थ क्राइसिस आ सकता है, हेल्थ क्राइसिस आ गया तभी कोरोना जैसा, और भी हेल्थ क्राइसिस आ सकते हैं, तो चीजें अनसर्टन है।
ठीक है। विथ इंक्रीजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस एंड डोमेस्टिक कैपेसिटी, इंडिया इज पोइज्ड टू सेव ए न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि अभी देश क्या है, बायपोलर देखने को मिलता है। बायपोलर मतलब यूएसए और हमेशा चाइना का ही इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। और इंडिया अगर ऐसे ही काम करता रहा तो आने वाले कुछ टाइम पर मल्टीपोलर वर्ल्ड देखने को मिलेगा। तो ये एक हमारा ओवरव्यू था इंडियन फॉरेन पॉलिसीज को लेके, जो यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर आपको लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।